हेलो एवरीवन, दिस इज बुशरा खान। वेलकम टू आरएनएन पॉडकास्ट। नाजरीन, हम हेल्थ पे बात करने वाले हैं आज। कोशिश है कि आपको बता सके कि कोविड के बाद कुछ ऐसी हम कह सकते हैं डिजीजेस या कुछ ऐसे मसले मसाइल ने बहुत ज़्यादा ग्रो किया है। वो क्यों है? जब एडिनोमायोसिस की बात करें, एंड्रोमेट्रियोसिस की बात करें, फाइब्रॉइड्स की बात करें और डॉक्टर्स की ऑन द अदर साइड पैरेलल टू इट अननेसेसरी इन्वेस्टिगेशंस, वो क्यों है? वो भी जानना ज़रूरी है, एम्बोलाइज़ेशन के हवाले से भी जानना ज़रूरी है, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस दे सकें हम कि किस तरह से एहतियात ज़रूरी है। तो चलिए आइए जानते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं आईवीएफ, इक्सी एक्सपर्ट, एसोसिएट प्रोफ़ेसर गायनी एंड ऑब्स, स्टेरोस्कोपिक लेप्रोस्कोपिक सर्जन, डॉक्टर समीना हक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र, बुशरा, थैंक यू। बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने अपना इतना इम्पोर्टेंट टाइम निकाला है अभी। अभी आपने क्लिनिक से आई हैं, क्लिनिक जी, वापस जाना है, जी, पेशेंट्स आपका वेट कर रहे हैं, मैं जी, ज़्यादा टाइम बिल्कुल। नहीं लूँगी। जी, जी, जी। ये बताइए, डायरेक्ट टॉपिक पे आते हुँ, हैं। हुँ। एम्बुलाइज़ेशन तो हमने पहले भी डिस्कस की हुई है, हुँ, उस हुँ। पर भी आएँगे, लेकिन उससे पहले कोविड के बाद कुछ ऐसे मसले-मसाइल ने ज़्यादा मल्टीप्लाई हुए हैं या हम कह सकते हैं ग्रो किए हैं। हुँ, हुँ। एडिनोमायोसिस, एंड्रोमेट्रियोसिस, फाइब्रॉइड्स, क्या वजह है? एनवायरमेंटल इश्यूज़ हैं या जेनेटिकली ये ट्रिगर हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है, ये क्या वजूहात है? हाँ, ये ऑब्ज़र्वेशन बड़ी वैलिड है, क्योंकि कोविड के बाद एक रेवोल्यूशन सा आ गया था और कोविड में आपने नोट किया होगा कि बहुत सी ऐसी चीज़ें यूज़ होनी शुरू हो गई थी, जो हम नॉर्मली नहीं यूज़ करते थे। लाइक मास्क पहनना बहुत ज़रूरी हो गया था, फिर और तरह के मास्क थे, आपको कवर करना होता था, फिर हाथों को हर वक़्त सैनिटाइज़ करने की ज़रूरत थी। फिर आपने सर्फेसेज़ को सैनिटाइज़ किया था, घर के अंदर, बाहर, हर चीज़ आपने दरवाज़े के हैंडल, आपकी सीढ़ियों की वो जो रेलिंग, उसके अलावा हर चीज़ जो थी वो सैनिटाइज़ होती थी। तो 2019 में कोविड आया और उसके बाद 2020 और फिर अब 2026 आ गया है, लेकिन हमारी कौम को यानी पूरी दुनिया को अब वो सैनिटाइज़र यूज़ करने की आदत है और मास्क हम पहनते हैं। वो अच्छी बात है कि ट्यूबरक्लोसिस भी हमारे मुल्क में इतनी कॉमन है और वो नहीं क्रॉस इन्फेक्शन हो सकती। लेकिन इसका एक नुकसान बहुत शदीद हुआ है औरतों बताइए। को। वो ये है कि सैनिटाइज़र्स में फिर वही हैं हार्मोन डिसरप्टर्स, शदीद किस्म के हार्मोन डिसरप्टर्स हैं मतलब और सैनिटाइज़र्स नहीं लगाने नहीं चाहिए, यूज़ करने चाहिए, बिल्कुल नहीं केमिकल्स यूज़ होते हैं कर उसके अंदर जो। बिल्कुल नहीं, उसके अंदर जो भी केमिकल्स हैं, ओह! वो आपके हार्मोन्स को तहस-नहस करके डिसरप्ट कर देते हैं और हमने देखा है कि यूट्रस का साइज़ इतना ज़्यादा बड़ा हो गया है, एडिनोमायोसिस इतना कॉमन हो गया औरतों में कि हमें हर दूसरी-तीसरी औरत जो है वो एडिनोमायोसिस के साथ आ रही है। एडिनोमायोसिस के साथ क्या होगा? इनफर्टिलिटी होगी। यंग औरतों में इनफर्टिलिटी होगी, इन अव्वल तो वो प्रेग्नेंट नहीं होंगी, होंगी तो अबॉर्शंस होंगे, अबॉर्शंस नहीं होंगे तो प्रीमेच्योर डिलीवरीज़ होंगी। बड़ी उम्र की औरतों में हालाँकि ओवरीज़ एथलेटिक हो गई हैं, बड़े-बड़े यूट्रस एंड दे आर ब्लीडिंग लाइक हेल। इतनी एक्सेसिव ब्लीडिंग है एडिनोमायोसिस ज़्यादा यूट्रसेस की कि जिसका कोई हिसाब नहीं। फिर हम दवाइयाँ दे के पूरे हार्मोन्स बॉडी से निकाल देते हैं। जीएनआरएच एनालॉग्स उनको कहते हैं, वो ओरल मेडिकेशन में भी आ गया है। वो हम देके पूरे हार्मोन ईस्ट्रोजन को बॉडी से निकालते हैं कि ये यूट्रस जो है ये छोटा हो और ये सुकून में आए। क्योंकि यूट्रस के ऊपर एक कैप्सूल होता है और वो बड़ा रिच होता है नर्व्स में। तो जब ये बड़ा होता है एडिनोमायोसिस से तो इतनी शदीद पेन पेशेंट्स को होती है कि उनको रात को सोना मुहाल हो जाता है। वेरी सीवियर पेन। उनको डिटेक्ट करके एडिनोमायोसिस को जीएनआरएच एनालॉग पे डालें तो वो जाके सुकून का साँस लेती हैं। तो तो कोविड की जो मैनेजमेंट थी उसके अंदर हार्मोन्स की डिसरप्शन बहुत सीवियर हुई है। उसके अलावा जब हम मास्क पहनते हैं, वो ज़्यादातर पॉलिएस्टर के होते हैं। पॉलिएस्टर फिर हम इन्हेल कर रहे हैं, जब इन्हेल करते हैं तो अंदर जाके एस्ट्रोजन में बदल जाते हैं। तो ये जो लाइफ़स्टाइल चेंजेज़ हमने कोविड के ज़माने में की थी, उसने हमें हमारी औरतों में इनफर्टिलिटी, बांझपन पैदा किया है बहुत ज़्यादा परसेंटेज
इसकी अबॉर्शंस की मतलब हो गई औरतों है। को तो बिल्कुल एहतियात करनी चाहिए इस तरह के केमिकल्स को लगाने से। बिल्कुल, और हमने सर्फेसेज़ को सैनिटाइज़ किया, हमने दरवाज़ों बहुत के कुछ किया, वो हैंडल, आपके इन्हेल हो रही गाड़ियों होती के है, साँस में जा रही होती है, एग्ज़ैक्टली, आपके और नर्व्स और ब्रेन को ट्रिगर करती है। बिल्कुल, और अभी तक हमें इतनी आदत हो गई है कि हम साबुन से जाके हाथ नहीं धोते, हम सैनिटाइज़ करके तो खाना खा रहे हैं। हुँ। खाना खाने के बाद फिर हम एक सैनिटाइज़र की बॉटल निकालते हैं, उसको सैनिटाइज़ करते हैं, फिर आपके नाक पे लग रहा है, हर जगह लग रहा है। वो तो आप सैनिटाइज़र तो मजबूरी में आप यूज़ करें, अदरवाइज़ अगर आपके पास एक्सेस है तो आप हाथ धो लें देखें, जाके डायरेक्ट पानी आपने से। सैनिटाइज़र से अगर हाथ वो आपको लगा है कि आपने छींक ली है या किसी ने छींक, या पब्लिक बाथरूम में आपने, या किसी भी चीज़ पब्लिक कोई भी रूम है उसका हैंडल कर लिया, आप सैनिटाइज़ करें, वो जर्म्स मर गए, जाके साबुन से धो लें। वॉश योर हैंड्स, वॉश विद सोप एंड वाटर। आप ज़्यादा बेहतर है कि उसको धो लें, साबुन से हाथ धोएँ खाना खाने से ज़ाहिर-सी पहले। बात है, ये तो सारे केमिकल्स हैं, या आप वैसे भी अपने हाथ पे कोई ना कोई केमिकल ही लगा रहे हैं। बिल्कुल लगा और रहे हैं, और वो आई डोंट थिंक हार्मोन, सो आप जस्टिफाई कर सकते कि उससे वाक़ई ये जर्म्स किल होते हैं ये या नहीं। क्रॉप जो उगी है ना, पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज की, एडिनोमायोसिस, राइट। एंडोमेट्रियोसिस, ये कोविड के बाद आप नोट करें कि एकदम एक इसका तूफान आ गया है, ये हार्मोन हार्मोन डिसरप्शन का। बहुत मुश्किल इसको हो गया कैसे कॉप हमारे अप लिए करें हैंडल या करना। हैंडल करें या अपने आप को किस तरह से आप एहतियात कर सकते हैं? आइडेंटिफाई करें कि हम क्या कर कोई रहे हैं। अभी सिम्पटम्स आप तक बता सकती प्लास्टिक हैं? से तो क्या सिम्पटम्स कोई अर्ली डिटेक्शन हो जाए या इंडिविजुअली कोई अपने आप को सेल्फ एग्जामिन कर सके या ऑब्जर्व कर सके? हैवीनेस इन द पेल्विस, हैवी फील होगा, फिर एब्नॉर्मल ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी, स्पॉटिंग शुरू हो जाएगी, मल्टीपल अबॉर्शंस होंगे। अब अभी मेरे पास एक पेशेंट ओपीडी में एबॉर्शंस आई, की आपने बात की, लेकिन ये तो मैरिड के लिए हो गया ना, अनमैरिड किस तरह से? हेवी पेल्विस, उसको अनमैरिड किस तरह से डिटेक्ट कर हैवी सकते हैं? ब्लीडिंग, ठीक, ठीक। हैवी ब्लीडिंग होगी, इर्रेगुलर स्पॉटिंग होगी, और पेन होगा, लोअर एब्डोमेन में शदीद पेन होगा, और सिर्फ कभी भी किसी वक़्त किसी वक़्त भी नींद नहीं आती, या इतनी टाइम ऑफ शदीद द पेन। मंथ? नहीं, 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 ऑल ठीक, डे, ठीक, एवरी ठीक, टाइम पेन होगा। ठीक। क्योंकि वो कैप्सूल पे नर्व्स होती हैं, वो स्ट्रेच होता है ना, उसके नीचे यूट्रस बड़ा हो रहा है। कैप्सूल तो बड़ा नहीं हो रहा, ठीक वो है। तो स्ट्रेच हो रहा है। तो उसकी बहुत शदीद पेन होती है। तो इसलिए ये चीज़ें जो हैं, ये लाइफ़स्टाइल, मेकअप, परफ्यूम्स, ये सैनिटाइज़र्स, ये सरफ़ेस को साफ़ करने वाली चीज़ें, इनसे अवॉइड करें। ये अब हम अपने क्लिनिक पे देख रहे हैं कि कितना बुरा हाल हो रहा है इन पेशेंट। बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने बताया। नाज़रीन को हर चीज़ बताना बहुत ज़रूरी है जो कि उनकी सेहत से रिलेटेड है, और अगर वो एहतियात कर लें टाइम पे तो बहुत सी मसले मसाइल जो फ्यूचर में उनको हो सकते हैं उससे बच सकते हैं। एहतियात बेहतर है जी, उसके क्योर से, जो जी, एक जी, कहावत बिल्कुल। है। एम्बोलाइज़ेशन की हमने लास्ट टाइम भी बात की थी। जी। दोबारा बताइए अपडेट्स, और इसको और किस तरीके से जो है आप शेयर करना चाहेंगी ऑडियंस के साथ? जी, बिल्कुल, मैं इस पे एम्फसाइज़ दोबारा करना चाहूँगी, क्योंकि मेरे पास एक एक्चुअली पिछले दिनों में ये एक वबा की तरह फैल गया कि जिसके फाइब्रॉइड्स हैं, जिसका यूट्रस बड़ा है, जिसका कोई भी प्रॉब्लम है, वो पहुँच गए रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में फॉर एम्बोलाइज़ेशन। अब हमारी कौम भी एक चीज़ के पीछे पड़ जाए तो फिर वो उधर ही पीछे चली जाती हैं। तो मेरे पास लेटली इतनी ख़वातीन आई हैं, अनमैरिड एंड मैरिड, जिनकी एम्बोलाइज़ेशन के बाद ओवरीज़ अफ़ेक्ट हुई हैं। उनकी ओवेरियन हार्मोन्स डिक्लाइन कर गए हैं, उनके अंडे बहुत थोड़े रह गए हैं। एक पेशेंट का मुझे फ़ोन आया कि मेरा तो 4 एएमएच था, डॉक्टर साहिबा मैंने एम्बोलाइज़ेशन करवाई तो वो तो 1 रह गया है। तो ये क्या हुआ है? मैंने कहा बेटे जाओ उधर रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में और उनसे पूछो कि उन्होंने क्या किया है। क्योंकि आपका ये साइड इफ़ेक्ट बड़ा बड़ा इर्रिवर्सिबल है कि आपके वो जो एम्बुलस है वो यूट्राइन आर्टरी की बजाय ओवेरियन आर्टरी है, और उधर भी तो जा सकता है, और वो आपकी आपको जब वो साइन करवाते हैं तो उसके ऊपर रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट वाले वो आपको सारा कुछ बताते हैं। हमारे लोग पढ़ते नहीं हैं उसको और साइन कर देते हैं। आप पढ़ें, उसके अंदर उसके साइड इफ़ेक्ट्स में लिखा हुआ है कि आपकी दोनों ओवरीज़ अफ़ेक्ट हो सकती हैं, आपकी दोनों ओवरीज़ हो सकता है कि बाद में काम ना करें। तो क्या ज़रूरत है ऐसा इलाज कराने की जो आपको मल्टीपल साइड इफ़ेक्ट्स दे रही है? उसके अलावा बड़े-बड़े फाइब्रॉइड्स या मल्टीपल छोटे फाइब्रॉइड्स, अनमैरिड बच्ची या मैरिड बच्ची जिसने अभी अपने बच्चे पैदा करने हैं, उनके लिए एम्बोलाइज़ेशन नहीं है। मैं बार-बार कह रही हूँ कि डोंट गो फॉर एम्बोलाइज़ेशन, और ये जो एम्बोलाइज़ेशन कर रहे हैं उनसे भी मैं बहुत
बहुत मुअद्दबाना गुज़ारिश करूँगी कि प्लीज़ इन पेशेंट्स को स्पेयर कर दें। आप अपनी एम्बुलाइज़ेशन और बहुत सी वैलिड इनकी इंडिकेशंस हैं, उसके ऊपर इस्तेमाल करें। बिल्कुल ठीक कहा आपने। बहुत-बहुत शुक्रिया। ये बताइए डॉक्टर समीना, डॉक्टर्स की बात करते हैं, जब कोई भी पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है हुँ, अपने आप को हुँ। एग्ज़ामिन करवाने, अननेसेसरी इन्वेस्टिगेशंस क्यों होती हैं? देखिए ये डॉक्टर को बहुत ज़रूरी है कि बजाय इसके कि बहुत सी इन्वेस्टिगेशन लिख के पेशेंट को इम्प्रेस किया जाए, आप पहले देखें कि कौन-सी ज़रूरी इन्वेस्टिगेशन है। मैंने इस पे बात करना ज़रूरी इसलिए समझा है कि मेरे पास जब पेशेंट्स आती हैं ना इनफर्टिलिटी की या गायनी की, तो उनके पास एक एक लिस्ट होती है कि जी ये इन्वेस्टिगेशन करानी है और उनके पास इतनी-इतनी फाइलें इन्वेस्टिगेशंस की होती हैं। अब देखें बहुत सी इन्वेस्टिगेशन से बचा जा सकता है। जैसे अगर एक गायनेकोलॉजिस्ट ने अल्ट्रासाउंड किया है और उसके अंदर उसको ओवरी नज़र आ रही है कि भरी हुई है अंडों के साथ, तो उसका एएमएच क्यों करवा रहे हैं? एएमएच कराने का तो कोई आप अल्ट्रासाउंड पे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका एएमएच कितना होगा, उसका तो बहुत होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा। और अगर उसके वहाँ पे एलएचएफएसएच कराने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर अंडेदानियाँ भरी हुई हैं, अंडों से भरी हुई हैं, तो आपको क्या ज़रूरत है एफएसएच और एलएच ठीक। हार्मोन? देखिए ये 50-60 हज़ार रुपए एक उन इन्वेस्टिगेशंस में लग जाते हैं, जो एक लिस्ट दे दी जाती है कि जी आप एफएसएच कराएँ, एलएच कराएँ। जो तो इसका इम्पोर्टेंट क्या तरीका हार्मोन्स है? कैसे? अब आप इम्पोर्टेंट हार्मोन देखिए मैं पब्लिक को ये एजुकेट करना चाहती हूँ कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इनफर्टाइल कपल है, तो उसके अंदर औरत का थायरॉइड बहुत ज़रूरी है करवाना, क्योंकि वो अल्ट्रासाउंड पे तो डायग्नोज़ नहीं हो सकता। आप उसका सीरम प्रोलैक्टिन लेवल ज़रूर करवाइए जिसके अंदर जो प्रोलैक्टिन और थायरॉइड हार्मोन्स की जो इरेगुलर सिक्रीशंस हैं, वो फर्टिलिटी को अफ़ेक्ट कर सकती हैं। फिर अगर वो डायबिटिक है, तो HbA1c कराना बहुत ज़रूरी है कि पिछले 3 महीने का कंट्रोल हमें पता चले। अदर दैन दैट अगर उसका ब्लड ग्रुप भी पता है और 3 महीने पहले उसकी कोई इन्वेस्टिगेशन भी हुई है, तो ठक, 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 ठक करके एक पूरी लिस्ट इन्वेस्टिगेशंस की ना दें। देखिए, अगर अल्ट्रासाउंड पे यूट्रस ठीक है, ओवरीज़ एग से भरी हुई हैं और उसमें कोई और ख़ास बात नहीं नज़र आ रही, ओवेरियन ट्यूमर कोई नहीं है, CA 125 कराने की भी ज़रूरत नहीं है। तो अगर ऐसा है तो आपके पास तो एक वैलिड वो है कि ये एफएसएच नॉर्मल आएगा, एलएच नॉर्मल आएगा, आपके ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन सारे नॉर्मल आएँगे, ओवुलेशन हो रही है। तो ये अननेसेसरी इन्वेस्टिगेशंस जो हैं इनके ऊपर पेशेंट्स के पैसे ना ज़ाया करवाएँ। तो बहुत से लोग खामख़ा ही इतनी सारी एलएफटीज़ कराए होते हैं, आरएफटीज़ कराए होते हैं, कोई इंडिकेशन भी नहीं है और चले हुए हैं कि वो 60-60 हज़ार की इन्वेस्टिगेशन। तो दिस इज़ नॉट अ हेल्दी रूटीन कि या प्रैक्टिस नहीं है, हेल्दी प्रैक्टिस नहीं है कि आप खामख़ा मरीज़ की जेब जो है वो खाली करें। जो इंडिकेटेड हैं टेस्ट वो ज़रूर करें। जो आपको चीज़ अल्ट्रासाउंड में से नज़र आ रही है, उसको मत रिपीट करें। फॉर एग्ज़ाम्पल ठीक। अगर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिज़ीज़ है, ठीक है? वो बड़ी-बड़ी ओवरीज़ हैं और वो पर्ल नेकलेस अपीयरेंस है। तो मैं गायनेकोलॉजिस्ट को भी जो हमारी जूनियर्स हैं, उनको मैं ये कहूँगी कि उसका एफएसएच, एलएस रिवर्स रेशियो कराने का क्या तुक है? आपको तो पता है कि वो रिवर्स ही आएगा। तो अगर कोई और आपने नॉलेज लेना है अल्ट्रासाउंड के अलावा, तो तब आप कोई स्पेशलाइज़्ड इन्वेस्टिगेशन कराएँ, अदरवाइज़ तो ये एफएसएच, एलएच और ये कराने की ज़रूरत नहीं है, जो भी आपको अल्ट्रासाउंड पे नज़र आ रहा है, बिल्कुल ठीक कहा ठीक है? आपने। उम्मीद है कि नाज़रीन जो है वो सुन रहे हैं, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें, कॉम्प्रिहेंड करने की कोशिश करें और लोगों तक भी ये बात पहुँचाएँ कि कितनी ज़रूरी जी। है। कोई भी स्टेप लेने से पहले जो कि मेडिकल हम कह सकते हैं डोमेन में आते हैं, उससे पहले हुँ, आप एक बार देखें कि आप खुद कहाँ स्टैंड कर रहे हैं और कोई भी गफ़लत ना बरतें। जी। आपने ये भी बताया था ऑफ द रिकॉर्ड, हुँ, हुँ। पेशेंट्स आएँ और डॉक्टर्स जो हैं वो ओपन एंड क्लोज़ सर्जरी करते हैं, वो कैसे मुमकिन है? हाँ, बुशरा लेटली मेरे पास बहुत सी ख़वातीन आईं, जिन्होंने बहुत बड़ी-बड़ी फ़ाइलों के थद्दे उठाए हुए थे और उन्होंने कहा जी डॉक्टर ने ओपन किया, पहले तो लेप्रोस्कोप डाला और उसके बाद कहा कि अब हम इसको ओपन करेंगे और ओपन करके तो क्लोज़ कर दिया कि जी ये सर्जरी नहीं हो सकती, ये तो सब कुछ प्लास्टर्ड है।
ये सब कुछ जुड़ा हुआ है। तो बेटे मैं अवाम को ये एजुकेट करना चाहती हूँ कि अल्ट्रासाउंड पे आप आराम से, तसल्ली से, ये कोई इमरजेंसी तो है नहीं, आराम से तसल्ली से डॉक्टर के पास बैठे और उससे पूछें कि आपने लेप्रोस्कोपी करनी है या मेरी ओपन सर्जरी करनी है। अल्ट्रासाउंड पे डॉक्टर को इस काबिल होना चाहिए कि वो डिसाइड करे कि मैंने लेप्रोस्कोप डालना है कि मैंने ओपन सर्जरी डायरेक्टली करनी है। ये तो कोई तरीका नहीं है कि आप पहले एक लेप्रोस्कोप डालें, फिर उनको बेहोशी से बाहर निकाल लें और फिर उसके बाद उनको कहें जी अब आप नेक्स्ट डेट लेके आएं और हम आपकी ओपन सर्जरी करेंगे। नो, उसी एनेस्थीसिया में आप पहले ही काउंसलिंग करें पेशेंट की कि देखें मुझे लग रहा है कि ये सब कुछ जुड़ा हुआ है और मेरे से पॉसिबल नहीं होगा, इंजर हो जाएगा आपका यूरेटर, ब्लैडर या इंटेस्टाइन, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल लेप्रोस्कोपिकली। तो अगर सर्जन को इतनी अकल है, तो वो पहले ही डिसाइड करे कि मुझे ये ओपन करना पड़ना है। या मैं इसको डायरेक्टली पहले ओपन करूँगा या करूँगी या करूँगा, या ये प्रैक्टिस बहुत देखी गई है कि पहले लेप्रोस्कोप डाला, वो जी हमसे नहीं हो रहा तो हम ओपन सर्जरी नेक्स्ट फेज़ में करेंगे। एक एनेस्थीसिया में डॉक्टर से डिस्कस करें कि देखें आप हमारी इजाज़त लें, हमारी आपको इजाज़त है। आप एक सिटिंग में ओपन सर्जरी भी साथ ही करें, आप लेप्रोस्कोप जो डाल रहे हैं, तो आप ओपन सर्जरी भी साथ ही करें, ताकि आप हमें पता चले कि हम किस उस स्टेटस में हैं, हमें नॉर्मल प्रेगनेंसी हो सकती है कि नहीं हो सकती है। मेरे पास आज मैंने बहुत पेशेंट्स देखे और उनमें से 3 पेशेंट्स ऐसे आए जिनकी ओपन किया पेट और उनको कहा जी हमने कुछ नहीं छेड़ा अंदर क्योंकि आपकी अंतड़ी जुड़ी हुई थी, तो आपकी अंतड़ी जो है वो ऐसे-वैसे हो जाना था, तो हमने तो कुछ नहीं किया, हमने एक बायोप्सी ली और हम बाहर आ गए। यस। तो दिस इज़ नॉट गुड डिसीजन। डिसीजन सर्जन को, एक अच्छे सर्जन को पहले लेना है कि अल्ट्रासाउंड पे उसको पता होना चाहिए कि ये कितना जुड़ा हुआ है और मुझे कौन-सा मोड ऑफ सर्जरी इस्तेमाल करना है, ठीक है? फिर दूसरी बात मैं पेशेंट्स को ये एजुकेट करना चाहती हूँ कि सिर्फ लेप्रोस्कोपी जो है वो इनफर्टिलिटी का इलाज नहीं है। अगर आप पेट में सिर्फ लेप्रोस्कोप डाल रहे हैं अम्बिलिकस के ज़रिए, तो आप यूट्रस को बाहर से देख रहे हैं, ट्यूब्स देख रहे हैं और ओवरीज़ देख रहे हैं और आप इर्द-गिर्द के ऑर्गन्स देख रहे हैं कि उसके साथ कुछ जुड़ा हुआ तो नहीं है। लेकिन जो यूट्रस की कैविटी है, जिसके अंदर बच्चे ने पलना है, अगर उसमें कैमरा उसी एनेस्थीसिया में नहीं डाला जा रहा, जिसको हिस्टेरोस्कोपी कहते हैं या हिस्ट्रोस्कोपी कहते हैं, तो ये हाफ ट्रीटमेंट है। सिर्फ लेप्रोस्कोपी जो है वो हाफ ट्रीटमेंट है, क्योंकि मैं रेगुलरली जब मैं इवैल्यूएशन कर रही होती हूँ या जब मैंने सर्जरी डिसाइड की होती है, बेशक मैंने ओपन सर्जरी करनी हो, मैं पहले उसकी हिस्टेरोस्कोपी करती हूँ, अंदर से यूट्रस को देखती हूँ, क्योंकि जो ट्यूब के सुराख हैं उसमें कई दफ़ा 5-6, अभी पिछले दिनों मैंने एक केस किया, उसके ऑस्टियम में 5-6 छोटे-छोटे पॉलिप थे। जब हम हिस्टेरोस्कोप डालते हैं तो वो फैलता है ऑस्टियम, उसके अंदर से झाँक रहे थे वो। तो जब हम हिस्टेरोस्कोप निकालते हैं, पानी निकल जाता है तो वो वापस बंद हो जाता है। वहाँ पे ना स्पर्म जा सकते हैं, ना एग आ सकता है। तो इसलिए हिस्टेरोस्कोपी जो है वो मस्ट है। लेप्रोस्कोपी के साथ जो सर्जन हिस्टेरोस्कोपी नहीं कर रहा, प्लीज़ उससे अपना प्रोसीजर ना करवाएँ। बिल्कुल ठीक। फाइब्रॉइड्स के बारे में बताइए, उनकी क्या पेचीदगियाँ हैं? क्या मसलन? फाइब्रॉइड एक ट्यूमर है जो बहुत कॉमन है। हुँ, छोटे भी होते हैं और बड़े-बड़े भी होते हैं, जितने इतने बड़े के मेलन टाइप, बड़े तरबूज जितने। तो फाइब्रॉइड की सर्जरी जो है, ये लोग समझते हैं बस जी फाइब्रॉइड निकाल दिया, वो तो ओटीए भी निकाल सकता है, वो एक छोटा सर्जन भी निकाल सकता है। नो, फाइब्रॉइड एक बहुत मंझे हुए सर्जन को निकालना चाहिए, क्योंकि जहाँ से फाइब्रॉइड यूट्रस में निकला है, वहाँ एक गैप है। उस गैप को कैसे हमने फिल करना है, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इसलिए कि उसकी ब्लड सप्लाई को हम नॉर्मल की तरह ही स्टिच करेंगे, तो प्रेगनेंसी होगी, वरना या तो प्रेगनेंसी होगी नहीं उस स्कार में, या वो अबॉर्शंस होते चले जाएँगे। तो रीस्टिचिंग बाद में बड़ी इम्पोर्टेंट है। उसका जो स्पेस है उसको कैसे भरना है। फिर जो यूट्रस की लाइनिंग के बिल्कुल नीचे फाइब्रॉइड्स पड़े होते हैं, उनको थोड़ा-सा छील के साथ लाइनिंग के छोड़ना होता है। अगर आप इतनी सी भी लाइनिंग उतार के ले जाएँगे, मुस्तकिल बांझपन हो सकता है।
तो फाइब्रॉइड निकाल के डिश में अगर सर्जन पेश कर रहा है तो उस फाइब्रॉइड की सर्जरी को भी सर्जन से डिस्कस करें कि मेरी जो यूट्रस के अंदर की लाइनिंग है, एंडोमेट्रियम है, क्या उसको तो नुकसान नहीं पहुंचेगा? जो मसल के अंदर मेरा ट्यूब का सुराख जा रहा है, क्या उसमें तो आप स्टिच नहीं ले लेंगे? आप उसकी क्या प्रिकॉशन करेंगे? तरीका ये होता है कि नायलॉन का एक थ्रेड उस सुराख में पिरो दिया जाता है और जब फाइब्रॉइड निकाल के स्टिचिंग करें तो आप नायलॉन को फील कर लें कि मैं उसको बचा के स्टिच ले रहा हूँ, वो एंगल तो नहीं हो गया, वो उसके अंदर तो नहीं आ गया, किंक तो नहीं हो गया। उसके बाद जो ब्लड सप्लाई है मसल की, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो फाइब्रॉइड निकालना इतना आसान नहीं है कि हर कोई निकाल ले। ये इसकी बारीकियों में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि एक मंझा हुआ एक सीनियर सर्जन जो है वही फाइब्रॉइड्स की सर्जरी करे। उसके बाद जो ओवेरियन ट्यूमर्स होते हैं वो भी क्लैंप लगाया और पूरी की पूरी ओवरी और ट्यूब निकाल दी, नहीं, उसमें से अंडे बचाने बहुत ज़रूरी होते हैं। तो ये भी एक मंझे हुए सर्जन से करवाएं, फिर बैठ के डिस्कस करें कि आप अंडे कैसे बचाएंगे इसके। वो तो नज़र नहीं आते, वो तो ब्रेन को पता हो तो पता होता है कि किधर है अंडे और किधर है ओवेरियन लिगम, वो जो सिस्ट वॉल, और वॉल कैसे निकालनी है, अंडों को कैसे बचाना है, नायलॉन के धागे से रिकंस्ट्रक्ट कैसे करना है, उसकी ब्लड सप्लाई कैसे बचानी है। फिर जो ट्यूबल प्रेगनेंसी होती है उसमें किस तरह आपने ब्लड सप्लाई को बचाना है। जैसे एक एक ट्यूब है ना, उसमें जी, यहाँ प्रेगनेंसी पड़ी हुई है, राइट, तो उसकी एक मिजेंट्री होती है, जैसे खून की नालियां आ रही होती हैं। तो आपने इस तरह मिजेंट्री को बचाते हुए वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी निकाल के इस हेल्दी को इसके साथ जोड़ना है। ये ट्यूबोप्लास्टीज का मैं आजकल सिखा भी रही हूँ लोगों को कि प्लीज ये सीख लें, क्योंकि हमारे अवाम के पास इतने पैसे नहीं हैं कि दोनों ट्यूबें निकल गई और वो टेस्ट ट्यूब बेबी करा लें। टेस्ट ट्यूब बेबी के पैसे हर एक के पास नहीं है। तो सर्जन्स को जो पेरिफेरी में, क्योंकि हमारे यहाँ ट्यूबल प्रेगनेंसी बहुत कॉमन है, ट्यूबें फटती हैं और वो दोनों निकालते हैं और मुस्तकिल बांझपन। तो अगर सर्जन्स को पता है कि मैंने कैसे ये अफेक्टेड ट्यूब का टुकड़ा निकाल के बाकी हेल्दी ट्यूब को उसी वक्त जोड़ना है जब वो ट्यूबल प्रेगनेंसी को डील कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि हमारे बहुत से लोगों के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो टेस्ट ट्यूब बेबी कराएं। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। उम्मीद है कि नाज़रीन इस इन्फॉर्मेशन को अच्छी तरह से समझेंगे और आगे फैलाएँगे, कि बहुत ज़रूरी है किसी को वक़्त पर कोई मुफ़ीद इन्फॉर्मेशन मिल जाए और वो अपनी ज़िंदगी सँवार सके और एक अच्छा स्टेप ले सके। डिसीजन मेकिंग पावर जो है उससे पहले एक जो है इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है, कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपनी ज़िंदगी में। बिल्कुल ठीक, बहुत-बहुत शुक्रिया आपने बताया। अभी तो बहुत सी बातें हैं जो जाननी हैं। इंजेक्शंस के हवाले से भी हम एक नया सेशन रखेंगे। यहाँ पे इस वक़्त बताना इसलिए ज़रूरी है ताकि नाज़रीन ग्लूड रहें हमारे अगले नेक्स्ट सेशन के लिए, क्योंकि उसमें हम बात करने वाले हैं कि इंजेक्शंस जो लगते हैं या लगाए जाते हैं या अगर कोई रीयूज़ कर रहा है आपकी नज़रों के सामने, तो वो कैसे पॉसिबल है और इंजेक्शंस को रीयूज़ करना क्या मुनासिब है या नहीं? ये पूरी कहानी, ये पूरी डिटेल्स इसकी हवाले से पूरी जो एक हम कहते हैं इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आपने इतना कीमती वक़्त निकाला, अभी आपने दोबारा यू हैव टू रश बैक टू योर क्लाइंट्स, योर पेशेंट्स। थैंक यू, फिर मुलाकात होगी। स्टे ट्यून्ड गाइज़, फिर मुलाकात होगी। बाय-बाय।